चलिए भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज इसी क्रम में मैं लेके आया हूं आप लोगों के इन्वायरमेंट की जो 20 क्वेश्चनों की जो है तुम्हारी सेकंड नंबर की जो श्रृंखला है वो आज से स्टार्ट हो गई है। और आप लोग देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश जरूर करेगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आप लोग देख ही रहे होंगे जैसे जैसे हमारे उत्तराखंड क्वेश्चन अलग चल रहे हैं 20 नंबर के, और हिंदी चल रही है, और बाकी जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। और जीएस में आज जो है आप लोगों को देख रहे होंगे कि इन्वायरमेंट का जो है 20 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है जो अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप लोग आने वाले जो एग्जाम के लिए होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। पहला है इसमें 2018, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2017, ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है 2020, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2019। तो आप लोग करिए इसका आंसर क्या क्या होगा भाई। तो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है आपका 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी और डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है ये और किस चीज के लिए जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य था PM 10 और PM 2.5, यानी PM मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, और पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5, अर्थात इसको जो है 2024 का सरकार ने जो लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हम क्या करेंगे, इसमें 20 से 30% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। हालांकि जो अभी वर्तमान सिनारियो देखेंगे तो वर्तमान में सरकार ने इसको जो है इस लक्ष्य को कहां रख दिया है, 2026 तक का इसका टारगेट रख दिया। 2026 तक तो बोला गया है वर्तमान में कि हम क्या करेंगे, 20 से 30% की कमी करेंगे पर्टिकुलेट मैटर PM 10 और पर्टिकुलेट मैटर आपका 2.5 में। तो इसका जो मेन मोटो था उसका वो यही था कि जो तुम्हारा पर्टिकुलेट मैटर, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे कणकीय पदार्थ, यानी कणकीय पदार्थ, इसका हिंदी में कहेंगे आप लोग कणकीय पदार्थ, और इंग्लिश में हो गया इसका पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये इसका जो है मेन मोटो यही रहा कि 2024 तक क्या था, 20 से 30% जो है पर्टिकुलेट मैटर में कमी करना। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान में 2026 तक का इसका टारगेट रखा गया। तो ठीक है, चलो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन नंबर ए है आपका जो है एल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेनेट द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी आप देख ही रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी है बर्केले द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेटजेल द्वारा। तो आपको सही आंसर इसमें से बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, और आप लोगों ने शायद लगा लिए होंगे कौन सा सही आंसर होगा इसमें से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है, और बेनेट जो है बेनेट के द्वारा दिया गया, और ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर, ठीक। तो इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उसको जो है एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और जहां पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे वहां पे आप लोग उन क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोजेक्ट हाथी, ऑप्शन नंबर ये सी है आपका जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और डी है आपका जैव विविधता अधिनियम। तो इसको जो है एक सीक्वेंस में आप लोगों को लगाना है। तो आप लोग इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सीक्वेंसिंग ऑर्डर में देखते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में स्टार्ट होगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हाथी 1992 में जो है स्टार्ट हुआ, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसे कहते हैं, ये 1972 में ये स्टार्ट हुआ। और ये तुम्हारा जैव विविधता अधिनियम ये आपका जो है 2002 में स्टार्ट हुआ। तो आप लोग इस क्रम में देखिएगा, सबसे पहले कौन बैठ रहा है उसका तीसरा जो है 72, ठीक है, पहले तीसरा आएगा, फिर उसके बाद जो है पहला है, फिर उसके बाद जो है दूसरा बैठेगा, और अंत में बैठेगा आपका चौथा। तो इसलिए आपका जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आप देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी 3 होगा, फिर उसके बाद पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है चौथा आ जाएगा। अर्थात प्रोजेक्ट टायर 1973, फिर प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये तुम्हारा 1972, और जैव विविधता अधिनियम आपका जो है 2002 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास चौथा आएगा, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ये तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग से है, ग्लोबल वार्मिंग से। तो आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का
प्रभाव है। पहला आप लोगों को ऑप्शन पहला दिया गया है आप लोगों के लिए कि समुद्र जल तल का बढ़ना। बी दूसरा दिया गया हिम नदी का या हिम नदी का पिघलना या हिम का पिघलना होना था, इससे सॉरी हिम का पिघलना। तीसरा था इसमें जो है बीमारियों का फैलना। और चौथा है आपका परवाल भित्तियों का विरंजन होना। और इसमें से आप लोगों को देखना है कि सही उत्तर जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें केवल 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें 2 और 3। और ऑप्शन नंबर सी आपका केवल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी आपका 1 3 4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 2 3 4। तो आप लोग देखिएगा भाई कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। तो इसका जो है सारे आंसर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ये सारी घटनाएं हो रही है। अर्थात आप लोग देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और उसका चौथा आंसर भी चौथा भी उसका सही है। अर्थात इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये है तुम्हारा इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोगों को बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें जो है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से। ऑप्शन नंबर बी है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका निर्यातित सामग्री से और ऑप्शन नंबर डी है आपका आयातित सामग्री से। तो आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है कि क्या है कि किस चीज से रिलेट करता है। तो इको मार्क है तो इससे पहले ही पता चला इको मार्क है तो ये तुम्हारा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। अर्थात इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तुम्हारा कब किया गया था, ये तुम्हारा 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें इसका जो मेन मोटो था वो तुम्हारा उपभोक्ताओं को पर्यावरण के प्रति एक जागरूक करना था। इससे संबंधित है ये तुम्हारा इको मार्क। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण, आप लोगों को देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तेल शोधन से। ऑप्शन नंबर बी है आपका उर्वरक उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन नंबर डी है आपका खनन से। आप लोगों को सही आंसर बताना भाई क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर होगा ताप विद्युत संयंत्र। अर्थात ये तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट से क्या हो जाता है, ये तुम्हारा फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। अर्थात वायुमंडल में आप देखेंगे प्रकाश के प्रसारण का क्या कारण है। उसमें पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है आपका धूलकण। ऑप्शन नंबर सी है आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर डी है आपका जलवाष्प। तो आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा इसका भाई। इसका जो है प्रकाश का जो प्रसार होता है, अर्थात वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा धूल कणों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ रखा भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात धूल कण के द्वारा क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश कणों का फैलाव होता है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इसको जो है ये सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। और आप लोग देख ही रहे होंगे ये तुम्हारा नेशनल पार्क जो सामने दिए गए हैं। पहला इसमें से आप लोग देखना कि कौन कौन से दिए गए हैं। एक तरफ जो है नेशनल पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जो है लोकेशन किस राज्य में स्थित है। पहला है आपका जो है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहां होगा भाई आपका, सिमलीपाल है आपका ओडिशा में, यानी कि पहला का 4। पचमंडी जो है आपका जो है मध्य प्रदेश, बी का तीसरा, पहले के 4 बी का तीसरा, यानी कि ये दोनों इसके आंसर हो नहीं सकते, सी और डी हो नहीं सकते, ए और बी में से दोनों में से एक होगा। तो नंदा देवी कहां है आपका, नंदा देवी आपका जो है उत्तराखंड में, यानी कि सी का पहला। अर्थात इसका आप लोग देखेंगे तो इसका जो है आंसर करेक्ट निकल रहा है आपका बी। तो नौकरी कहां हो जाएगा तुम्हारा, मेघालय में हो जाएगा। यानी अगर आप लोग करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखेंगे आप नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आता ही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर हुआ है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, यानी कि कार्बन क्रेडिट की जो सबसे पहले बात आई वो कब आई, मतलब आप लोगों को देखना है कब आई। पहला है इसमें से जो है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका G8 समिट हेलीजेंट में लिखा गया है इसमें। और आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है कि क्या इसका जो है सही आंसर होगा। इसमें आप लोग देखना कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना सबसे पहले वो आपको जो है क्योटो प्रोटोकॉल में आती है, अर्थात किसमें आए तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये तुम्हारा क्योटो प्रोटोकॉल में आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। और ये तुम्हारा आप लोग देखेंगे ये तुम्हारा क्या था इसमें, यानी कार्बन क्रेडिट का मतलब ये था इसमें जो है कार्बन के उत्सर्जन में क्या करनी थी, एक प्रकार की कमी करनी थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों का। और ये आप लोग देखेंगे कि ये कब हुआ था, ये तुम्हारा 1997 में हुआ था, ये तुम्हारा 1997 में हुआ था। और अर्थ समिट आपका जो है अर्थ समिट जो हुआ था तुम्हारा, यानी पृथ्वी समिट ये तुम्हारा 1992 में हुआ था। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तुम्हारा किस चीज से रिलेट करता था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तुम्हारा ओजोन लेयर में डिप्रेशन जो कारण हो रहा था उससे रिलेट करता था। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था वो तुम्हारे ओजोन लेयर से संबंधित था। तो इसमें अगर आप लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसका जो है क्वेश्चन बी है, इसका बी इसका जो है करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये कथन और कारण वाला भी है। कथन कारण वाले क्वेश्चन वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, इसमें देखते हैं सीधे हम लोग देखते हैं कथन क्या दिया गया है। कथन दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, और कारण जो दिया गया है वो दिया गया है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल पहला ये तो आपका जो है सही आंसर है। और आप लोग देख रहे होंगे जो तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो तुम्हारा ये कह रहा है कि एक दूसरे से क्या बोला, एक दूसरे से ये क्या है निर्भर नहीं रहते। भाई पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। आप लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र हम किसे कहते हैं, या इकोसिस्टम हम देखेंगे पारिस्थितिकी, या हम इसको देखेंगे इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं, इसको हम लिख रहे हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जो इकोसिस्टम जो बना रहता है हमारा, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र जो बना रहता है वो तुम्हारा जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। किससे बनता है तुम्हारा, जैविक घटक और अजैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक से मिलकर के बना रहता है, यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों से मिलकर के बना रहता है। और जैविक में तुम्हारा क्या आ जाता है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे सारे इसमें आ जाते हैं, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सारे तुम्हारे जैविक घटक आ जाते हैं। और तुम्हारे अजैविक घटक में आ जाते हैं तुम्हारा जैसे मृदा हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया, ये तुम्हारे क्या आ जाते हैं अजैविक घटक, जिसे कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये तुम्हारे क्या रहते हैं, अगर इकोसिस्टम की अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन देखेंगे तो जैविक और अजैविक घटकों के मिलकर के बना होता है। अर्थात जैविक और अजैविक घटकों के बीच क्या होता है, एक अंतर संबंध स्थापित होता है। इसी से ही तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो ये कह रहा है तुम्हारा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि कथन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो जाता है। तो आपका जो है सही आंसर जो बनेगा ए तुम्हारा गलत है, किंतु आर सही है। अर्थात उसका आंसर जो बनेगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तुम्हारा क्या है, गलत है, और आर तुम्हारा क्या है, सही है। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो हमारा इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है तुम्हारा, यानी कि बायोटिक यानी कि जैविक घटक और एबायोटिक घटक, अर्थात तुम्हारा अजैविक से। यानी कि जैविक में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें तुम्हारे सारे सजीव आ जाते हैं, यानी कि जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सारे तुम्हारे बायोटिक घटक में आ जाते हैं। और एबायोटिक में आपको जो है मृदा आ जाता है, सूर्य आ जाता है, जल आ जाता है। तो इनके बीच जो अंतरक्रिया होती है, इन अंतरक्रियाओं से मिलकर के क्या बनता है, आपका एक इकोसिस्टम बनता है। और इसीलिए ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, तो इसलिए क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, चलो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि केंजुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील पर अवस्थित है। ठीक है, किस झील पर अवस्थित है आप लोगों ने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इसमें डल झील, ये है ऑप्शन नंबर बी आपका कोलेरू झील, और ऑप्शन नंबर सी आपका लोकटक झील, और ऑप्शन नंबर डी आपका बुलर झील। तो आप लोग देख ही रहेंगे, इसमें से जो है सही आंसर बताना है आप लोगों ने। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा लोकटक झील। है किधर ये तुम्हारा केंजुल लामजाओ, और ये लोकटक झील ये तुम्हारी मणिपुर में। ठीक है, किधर है भाई, ये तुम्हारा मणिपुर में है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है।
और ये तुम्हारा, और बाकी कोलेरू झील कहां है तुम्हारी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच है। कृष्णा और कहां है तुम्हारी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य है ये तुम्हारा, इस बात को भी ध्यान रखना है, कृष्णा और गोदावरी के मध्य है, ठीक है। और जो तुम्हारी वुलर झील है वो तुम्हारी कहां है, तुम्हारी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और जो तुम्हारी डल झील है, डल झील की तरह तुम्हारी जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है इसी क्रम में हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जिसमें से आप लोगों ने बताना है सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका जो है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका लकड़ी, और ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कोयला, और ऑप्शन नंबर डी आपका गोबर। तो आप लोगों को सही बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा भाई। तो आप लोग इसमें से खुद ही एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कौन सा इसमें जो है अलग से हमें दिखाई दे रहा है, अलग से हमें जो दिखाई दे रहा है वो है आपका परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये बाकी सारे और किस चीज के स्रोत हैं तुम्हारे, बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, तुम्हारा परमाणु ऊर्जा को छोड़ करके, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसमें जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी हरित ग्रह नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। पहला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आर्गन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मीथेन। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी जो है वो तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें से जो है आर्गन जो है तुम्हारी क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अर्थात अगर बात करेंगे सही आंसर की तो वो तुम्हारा सी है। और ये तुम्हारा इसमें से कौन सा है भाई, बाकी ये तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये तुम्हारे क्या है, बाकी सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसका जो है कौन सा नहीं है, वो तुम्हारी ऑर्गन नहीं है, वो ऑर्गन तुम्हारी ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आती है, ठीक है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर दे दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें गंगा नदी पर केवल नए बांधों का निर्माण करना या नए बांध बनाना, और ऑप्शन नंबर सी है इसमें इसके जल के केवल प्रदूषण रहित करना, अर्थात इसके जल को प्रदूषण रहित बनाना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने जो है इसका सही आंसर करना है। क्या सही आंसर होगा इसका, जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि इसके जल को केवल क्या करना है, प्रदूषण रहित बनाना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पहला है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुम्हारा यूकेलिप्टस, बी दिया गया है इसमें केला, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसमें जो नीम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें बबूल। तो आप लोगों ने बताना है भाई इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। किस चीज के लिए है, क्यों माना गया इसे पर्यावरण के लिए खतरा, क्योंकि जो इसकी जड़ें रहती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी का अत्यधिक अवशोषण करती है। यानी कि भूमि जल का क्या करती हैं, भूमि जल का अत्यधिक अवशोषण करती हैं, अत्यधिक क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, अत्यधिक अवशोषण करती हैं, जिस कारण ये क्या हो जाता है तुम्हारा, जिस कारण तुम्हारा भूजल स्तर में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। हमारे पास 16 क्वेश्चन आता है, 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है हमारे पास, 16 क्वेश्चन है कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। यानी कि आर्सेनिक से प्रदूषित जल जो है निम्न में से किस देश में जो है सबसे ज्यादा मिलता है, उसमें आप लोगों ने देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जो है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है आपका
भूटान। तो चलिए भाई आप लोग इसको जो है सही आंसर करें। इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भाई इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रदूषित जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 17वां क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप लोग। ये पूछा गया है कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा जो है तप्त होता है, यानी कि वायुमंडल जो है किसके द्वारा गर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें प्रकीर्ण और सौर विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसमें लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा। तो आप लोगों को सही बताना है इसमें से। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझने वाला है। थोड़ा आप लोग देखिएगा कि जब भी ये सूर्य का प्रकाश जो है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश जो है ये वायुमंडल से क्या करता है, ये धरातल है हमारी, ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो आप लोग इसको समझना, जब भी सूर्य का जो प्रकाश आता है धरातल के लिए, ठीक है, तो ये वायुमंडल क्या होता है इसके लिए, यानी पारदर्शी होता है। वायुमंडल के लिए पारदर्शी होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सूर्य से जो आने वाली जो किरणें रहती हैं उसे कहते हैं लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग, यानी कि ये तुम्हारी आने वाली जो तुम्हारी लघु तरंग दैर्ध्य वाली क्या है तरंग है। ठीक है, अब जब ये तुम्हारी जो धरातल पहुंचती है तो धरातल के पश्चात जो है, धरातल के जब गर्म हो जाता है तो धरातल से जो ऊपर जाने वाली जो तरंगें रहती हैं इसको कहते हैं आप लोग दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली, अर्थात इसको क्या कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कहते हैं। दीर्घ तरंग के रूप में इसे जाना जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण, इसको हम पार्थिव विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये तुम्हारा वायुमंडल क्या करता है, आने वाली किरणों के लिए तो ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है, बट जो तुम्हारे जो धरातल से जो तुम्हारा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगें जाती हैं या पार्थिव विकिरण जाता है तो उसके लिए तुम्हारा क्या हो जाता है, एक अपारदर्शी का काम करता है, यानी अपारदर्शी का काम करता है। और इसका मतलब है कि जो तुम्हारा धरातल जो गर्म होता है वो किसके द्वारा जो गर्म होता है, वो तुम्हारे दीर्घ तरंग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें जो करेक्ट होगा। और इसको जो है दीर्घ तरंग वाले को हम क्या कहते हैं दूसरा, इसे जो तुम्हारा पार्थिव विकिरण के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थात जो तुम्हारा जो है धरातल गर्म होगा वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां क्वेश्चन है हमारे पास। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन में देखिए कथन क्या दिया गया, निमैंटिक क्षेत्र में पादप पल्लव अधिकता में वृद्धि करते हैं। और कारण जो दिया गया है, लिमेंटिक क्षेत्र क्या होता है, पानी का एक खुला क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को इसमें सही बताना है, कथन कारण की जो है सही देखनी है भाई, कौन सा इसका सही होगा। आप लोग देखेंगे तो किस तरीके से इसका जो है सही आंसर लगाना है। आप लोग इसमें देखिए पूछा गया है कि तुम्हारा लिमेंटिक क्षेत्र में पादप पल्लव जो है अधिकता में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये एक तरफ तो कहते हैं वृद्धि करते हैं। क्यों करते हैं वृद्धि, क्योंकि ये क्षेत्र तुम्हारा क्या हो जाता है, दिख रहा है कि ये पानी का क्या है खुला हुआ क्षेत्र है। अर्थात इसका जो है कथन कारण की क्या कर रहा है, सही पुष्टि कर रहा है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा इसका क्या है सही व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है, अधिकता क्यों है इसमें, क्योंकि पानी का क्या हो जाता है बोला खुला हुआ क्षेत्र रहता है। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। अर्थात इसका जो है क्वेश्चन नंबर, इसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी वाला होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोगों ने। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तुम्हारा ये पूछा गया है, तुम्हारा 19वां क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो पहला आप लोगों को उसमें दिया गया है, आप लोगों को जो है 16 सितंबर को, 23 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 29 अप्रैल को। तो आप लोगों को ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने सही कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और ओजोन जो तुम्हारी जो पाई जाती है वो तुम्हारी इस बात को ध्यान रखना है, ओजोन तुम्हारे यानी समताप मंडल, अर्थात जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में तुम्हारी ये पाया जाता है और ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन तुम्हारी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं उसे स्ट्रेटोस्फीयर, और समताप मंडल में ओजोन तुम्हारी गैस पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कब ये मनाया जाता है तुम्हारा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
बीसवां अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास। बीसवां क्वेश्चन है, बीसवां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति संरक्षण की इन सीटू पद्धति हेतु एक स्थल नहीं है पूछा है। इस बात को ध्यान रखना है। पहला है आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका जो है वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप लोगों को सही बताना है क्या होगा भाई सही आंसर, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वनस्पति उद्यान, इसका जो है यानी बॉटनिकल गार्डन इसको कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन इसका जो है इन सीटू पद्धति है तो नहीं है। अर्थात आप लोग थोड़ा सा देखना ये इन सीटू और एक्स सीटू क्या होते हैं। यानी इन सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, और ये तुम्हारा एक्स सीटू इसको कहते हैं। एक्स सीटू क्या होता है इसको भी देखना है। यानी इन सीटू का मतलब होता है जब दोबारा जीव जंतु का अपने जो है प्राकृतिक आवास में ही, यानी जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इन सीटू। यानी कि उनका जो है प्राकृतिक आवास में ही उनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। तो जैसे इन सीटू के एग्जाम्पल आप लोगों के सारे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपका इन सीटू में आ जाता है, तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है इन सीटू में आ जाता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य आपका क्या आ जाता है, इन सीटू में आ जाता है। और एक्स सीटू क्या हो जाता है, एक्स सीटू का मतलब ये होता है तुम्हारा कि जब उनको जो है प्राकृतिक आवास में उनके लिए जब खतरा उत्पन्न हो जाता है, उनके प्राकृतिक आवास से उनको ले जाकर के कहीं अन्य जगह उनको क्या किया जाता है, उन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम एक्स सीटू। तो उसमें ये आ जाता है आपका बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान, उसी में आ जाता है। और आपका जो है जैसे चिड़ियाघर आप लोग देखते होंगे, चिड़ियाघर भी आपका जो है एक्स सीटू का एग्जाम्पल में आ जाता है। यानी जो आपका चिड़ियाघर है, यानी चिड़ियाघर जो है आपका, कि चिड़ियाघर भी तुम्हारा क्या आ जाता है, चिड़ियाघर भी क्या आ जाता है आपका एक्स सीटू में आ जाता है। यानी कि एक्स सीटू में क्या करना है उनको, उनके जो है मूल आवास से लेकर जो उनका प्राकृतिक आवास है उसे दूसरी जगह यानी उसे बाहर ले जाकर के उसका क्या किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे 20 क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला थी और आप लोग कोशिश करने की कोशिश करेगा इन क्वेश्चनों को। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा जिस तरीके से चली रही है हम लोगों की शिखर अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 20-20 क्वेश्चनों की हमारी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। और आप लोग एज ए मॉक टेस्ट इनको लगा सकते हैं जितने भी है, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे तुम्हारा जीएस का हो, चाहे तुम्हारा करंट अफेयर्स वगैरह का। अभी देखेंगे करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए महीने के आखिरी में एक करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी और उस पूरा महीने भर का आप लोगों के करंट अफेयर्स भी उससे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।